है और इस गर्मी के बीच में मुझे नहीं लगता है कि अब ज़्यादा लोग सुनने की स्थिति में भी होंगे। फिर भी जो औपचारिकताएँ हैं वो पूरी करनी ज़रूरी है और मैं एक औपचारिकता पर ही अपना जो मैंने पत्रकारिता के करीब 40 साल का सफ़र किया है, उस सफ़र में जो चीज़ें आई, जो मैंने देखा, जो समझा, जो परखा, उसी के बारे में मैं बताऊंगा। इससे पहले मंत्रा सिंह हमारे अध्यक्ष और प्रोफेसर रेणु प्रकाश जी, निदेशक पत्रकारिता विद्या शाखा की, और डॉक्टर ममता पंत जी, हमारे संपादकीय अमर उजाला के शायद कहीं चले गए होंगे, व्यस्तता के बीच में वो उन्होंने समय दिया होगा, और मेरे सहयोगी, मेरे साथी, मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर जगमोहन डोकेला जी, और यहाँ पत्रकारिता के विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रयाल जी, और मेरे साथी राजेंद्र पीला जी, संचालक बहुत अच्छा संचालन विपिन जी कर रहे हैं। जब विपिन जी हल्द्वानी में कभी हम लोग कार्यक्रम करते थे तो विपिन जी कहते थे नहीं मुझे नहीं बोलना है, खैर आप पढ़ा रहे हैं, पत्रकारिता के लिए आप फैकल्टी मेंबर हैं, और मैं हमारे साथ के कई पत्रकार साथी यहाँ पे हैं। मैं आप सब लोगों को आज हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामना देता हूँ और उम्मीद है कि मंचों से जो भाषण संप्रेषित होते हैं उन भाषणों का जो सार है वो उतना ही ग्राही करिए जितना आपके व्यवहारिक जीवन में उसकी ज़रूरत है। नहीं तो कई चीज़ें दिखती हैं, दिखने को बहुत खुला आसमान दिखता है, लेकिन जब आसमान में जब परिंदा उड़ना शुरू करता है तो उसको लगता है कि ये उसके पंख उसका साथ कहाँ तक दे रहे हैं। ऐसी ही कुछ पत्रकारिता की ही यात्रा है। हम लोगों का जो दौर था, मैंने पत्रकारिता का जो दौर है उसको 5 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि जो मेरा शीर्षक है उसमें उत्तराखंड में बदलती पत्रकारिता की स्थिति के बारे में बताया गया है। मुझे उसी पर बोलना है, मैंने उसी पर ही अपने को केंद्रित करने की कोशिश भी की है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, लिखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, मुझे भाषण देना ज़्यादा नहीं आता है। इसलिए अगर कहीं भाषणों में भाषागत अगर कोई त्रुटि होगी तो उसके लिए मैं पहले माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी जब वक्ता बोलता है तो उसका जो प्रवाह है उसकी बिल्कुल एक पानी के बरसात के पानी की तरह से जो नाला या नदी है उस उफान की तरह से वो चलता है, और जब वो सागर में विलीन हो जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही वक्ता के लिए एक जो मेरी समझ है वो मैं उसको मानता हूँ। खैर, जो ये एक दूसरा पक्ष है, अभी आप लोगों के पास समय भी कम है, मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर शोधार्थी हैं। हालांकि हमारे गणेश जी हैं, आप हमारे साथी हैं, कई और दीपिका जी हैं और भूपेन जी हैं, सब हमारे पत्रकार साथी हैं। मतलब ज़्यादा शोधार्थियों को भी ज़्यादा गाइड करने की मुझे नहीं लगता है कि ये जो हम भाषण दे रहे हैं उसमें से कुछ बहुत उनको ज़्यादा उनको मिलेगा, क्योंकि वो शोध कर ही रहे हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा एक जो अपने अनुभव हैं उस अनुभव को बांटने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने जो पत्रकारिता को बांटा है, उत्तराखंड की आज़ादी के बाद की पत्रकारिता, जो अभी जगमोहन जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह से जो एक शोधार्थी का दायित्व है, शायद वो जगमोहन जी ने जो प्रेषण किया, यहाँ पर क्या संप्रेषण किया, जो बताया, जो उन्होंने होमवर्क किया था, वो शानदार एक होमवर्क किया था। मेरे पीएचडी का भी यही भाग था, उत्तराखंड की पत्रकारिता के सामाजिक राजनीतिक जनजागरण में मीडिया की भूमिका, उसी पर था। तो मुझे अपने वो पीएचडी के दौर की जो रिसर्च के जब हम स्कॉलर हुआ करते थे उस दौर की जो कठिनाइयाँ थी या जो तमाम परेशानियाँ थी वो मुझे याद आ रहा था। तो जो हमारी आज़ादी की पत्रकारिता थी वो एक राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की आज़ादी के लिए पत्रकार काम कर रहे थे। ये तब क्या होता था, हमारा जब आज़ादी की पत्रकारिता थी तो उस पत्रकारिता के दौर में जो खबरों का संप्रेषण का जो माध्यम था वो एक पत्र भी हुआ करते थे, और बहुत हाल तक, जब तक एक डिजिटल युग का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो अभी हमारे पुराने वक्ता जो बोल रहे थे, जब तक इसका विदय नहीं हुआ तब तक पत्र एक हम लोगों की सूचनाओं का, कुशल का
या एक दूसरे से मिलने जुलने का एक हमारा माध्यम था। आज़ादी की पत्रकारिता का यही लगभग एक माध्यम था। अगर हम उसमें उसकी तुलना अभी बाद में करूँगा। उसके बाद जो आपातकाल आता है, मैं सीधे आपातकाल की ओर आपको ले चल रहा हूँ। जब आपातकाल आता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत पत्रकारिता में जो कम्युनिकेशन संचार जो माध्यम है, जो प्रौद्योगिकी है, उसका थोड़ा दिखने लग गया था, जिसमें टेलीप्रिंटर, फोन और साइक्लोस्टाइल, बहुत लोगों ने साइक्लोस्टाइल मशीन नहीं देखी होगी। वो भी कुछ ही जगहों पर होती थी, या तो जिला सूचना कार्यालय में हुआ करती थी या जिलाधिकारी के पास होती थी। एक साइक्लोस्टाइल मशीन होती थी जिसको जो भी सर्कुलर उनको जारी करने होते थे वो उसको सर्कुलेट करते थे साइक्लोस्टाइल से। उसके बाद उत्तराखंड आंदोलन को मैंने एक भाग दिया है इस पत्रकारिता का। उत्तराखंड जो राज्य आंदोलन था, वो आंदोलन अभी माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय बोल रहे थे कि राष्ट्रीयता पत्रकारिता का मुख्य केंद्र होनी चाहिए। तो बिल्कुल उत्तराखंड आंदोलन भी, जो राज्य के उस समय के पत्रकार थे, उन्होंने उस आंदोलन को उसी राष्ट्रीयता के रूप में केंद्र में रखा। होता क्या था कि जब हम कभी कवर कर रहे थे, सभा कवर कर रहे होते थे, अगर 10-20 लोग भी होते थे तो हम बहुत अतिरंजित करते थे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते थे और हम उसको 100-200 तक दे देते थे जो संख्या होती थी। तो वो दौर था। उस दौर में पत्रकारिता थोड़ा सा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, जो सूचना प्रौद्योगिकी थी, उसमें थोड़ा सा उसकी यात्रा शुरू होने लगी थी। टेलीफोन आ गए थे और हॉटलाइन आ गई थी। हॉटलाइन टेलीफोन होता था अखबार के दफ्तर में या ब्यूरो कार्यालय में होते थे। अमर उजाला और उत्तर उजाला उस समय यहाँ पर ज़्यादा चलित में थे। तो हॉटलाइन से एक हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम था और फैक्स भी आ गया था, लेकिन फैक्स एक बहुत बड़े आकार में आया था और फैक्स करना भी जो है एक बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा काम हुआ करता था। अब हम राज्य गठन के बाद की जो पत्रकारिता देखते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी और उस कनेक्टिविटी एक माध्यम बन गई थी पत्रकारियों के लिए। थोड़ी सी सहूलियतें होनी शुरू हो गई थी मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ ही। थोड़ा बहुत जो मतलब पत्रों का यहाँ विलोप होना शुरू हो जाता है, जो साइक्लोस्टाइल है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी दूर चली जाती है और राज्य गठन के बाद हमारा एक राज्य बनता है। उसकी एक प्रदेश राजधानी देहरादून होती है। तो मैं देहरादून में भी रहा उस समय। तो देहरादून का जो एक कल्चर था उसमें ये था कि जो हमारे साथी पत्रकार थे, स्टिंगर हुआ करते थे और जिला मुख्यालय पे थे, वो सब एक मतलब उनके लिए ठीक एक काल आया। जिस तरह से राजनेताओं के लिए एक अच्छा काल आया कि अगर कोई ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, न्याय पंचायत का लड़ रहा है, नगर पालिका का लड़ रहा है, तो विधायिका वो लेजिस्लेटर विधायिका में भी वो मतलब चुनाव लड़ा और जीत गए। तो मैंने एक मतलब पत्रकारों के लिए एक अच्छा काल आया। उसके बाद जो आज हम देखते हैं 21वीं सदी की जो पत्रकारिता है, जो वर्तमान पत्रकारिता है, जो मेरा 5वां भाग है 21वीं सदी की पत्रकारिता का, ये एक बहुत ही, अगर टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें और खबरों के संकलन के तौर पर अगर देखें और इंफॉर्मेशन को कलेक्शन के अगर तौर पर देखें, तो ये एक पत्रकारिता का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। क्योंकि आज अगर हमें कोई अगर इंफॉर्मेशन अगर लेनी है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक हमारा माध्यम है, वहाँ से भी हमें सूचनाएं मिल जाएंगी। और अगर हम गूगल में जाएँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अगर प्रयोग करें, थोड़ा गलत सही जो भी मिल रहा है वो इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। लेकिन आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि जो पत्रकारिता का जो एक कैरेक्टर था, जो चरित्र था, जो पत्रकारिता का ध्येयवाक्य था, जो पत्रकारिता की जनपक्षधरता थी, जो जनपक्षी पत्रकारिता थी, वो पत्रकारिता उसका लोप होना भी शुरू हो गया। ये एक नियत का चक्र भी है। समय जब परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के साथ ही वो कई चीज़ों का परिवर्तन करता है। तो उसमें जो पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धांत थे, वो सिद्धांतों की बदली चली गई। अखबारों का जो प्रकाशन या पोर्टलों का जो प्रकाशन, जो पोर्टल अगर निकल रहे हैं, उनका एक साधन उसका विज्ञापन का एक बड़ा पार्ट होने लगा। और जो सिद्धांत की जो जनपक्षी पत्रकारिता थी, वो जनपक्षी पत्रकारिता पर सत्ता, सरकार, लेजिस्लेटर या मालिक या सो कॉल्ड जो माफिया तंत्र है, जो माफिया का हम गठजोड़ कहते हैं, उस तंत्र का भी एक हाथ हो गया। अगर आज एक कोई पत्रकार बहुत जनपक्षी पत्रकार लेख अगर रिपोर्ट अगर करना चाहता है, तो कवियों से लेके आदि कवियों से लेके तुलसीदास से लेके या तमाम जो भी हमारे शोधकर्ता हैं, जो मतलब तमाम विद्वान लोग हैं, उनकी परिभाषाओं में तो ठीक लग सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीयता का जो एक मापदंड था, उसको हम आज का पत्रकार उस धर्मता
पालन नहीं कर रहा है। क्योंकि जिस समय माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय बोल रहे थे, अगर सवाल करने का अगर मौका मिलता तो मेरा सवाल उनसे था, तो अब क्योंकि वो पहला सत्र है, उस सत्र के बाद हम उसको बोल नहीं पाए, हम सवाल नहीं पूछ पाए। जो राष्ट्र धर्म की एक बात आ रही है, वो धर्म जो है, जो वैचारिक भिन्नताओं में धर्म बढ़ रहा है कि अगर कोई राइटिस्ट है तो राइटिस्ट है, कोई लेफ्टिस्ट है तो लेफ्टिस्ट है, कोई मिडिल मध्य मार्ग है तो मध्य मार्ग है। जो मार्गों का जो एक पत्रकारिता में चरित्र आया है, वो बहुत ही उसका विद्रूप चेहरा है। मुझे इस मंच से हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज जो पत्रकारिता जनपक्षी पत्रकारिता है, वो पत्रकारिता एक तरह से हादसे पर आ गई है। इसके लिए पत्रकार जिम्मेदार नहीं है, मैं इस बात को भी डंडे की तौर पर कह सकता हूँ, क्योंकि जो वातावरण है, वो वातावरण ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि जनपक्षी घटना की जो पत्रकार बात करता है, वो अपनी कलम चला ही नहीं सकता है या वो टाइप कर ही नहीं सकता है। कलम चलाने का मीन्स भी आज वही है कि वो टाइप करके खबर को नहीं कर सकता है। फिर भी अगर कोई पत्रकार जनपक्षी पत्रकारिता अगर कर रहा है तो मान के चलिए वो बहुत बड़ा जोखिम ले रहा है। उस जोखिम के कई उदाहरण हैं, क्योंकि अभी मौका नहीं है, मैं उसको बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ, एक जरूर है, जो हमारा 1980 का जो दौर था पत्रकारिता का, तब आप लोगों ने बहुत देखा होगा, जनसत्ता लीड कर रहा होता था। वो एक जनपक्षी पत्रकारिता का दौर था और वो पत्रकारिता का स्वर्णिम काल भी था। अगर कोई मेरे पत्रकार मित्र हैं जो संपादक हैं इसी हल्द्वानी में, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा मंच से, जब एक दिन मैं उनके बाद मिलने के लिए गया तो मेरे से कहने लगे, दादू आपने तो स्वर्णिम पत्रकारिता के स्वर्णिम काल में काम किया है पत्रकारिता का, आज स्वर्णिम काल नहीं है। तब पत्रकारों की का सम्मान, पत्रकारों की मर्यादा और पत्रकारों की गरिमा का जो बुला रहा है या जो कार्यक्रम कर रहा है या जो भी प्रेस हो रही है या जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें पूरा था। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से, क्योंकि उसको जो है किसी व्यक्ति को वो इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। अब एक और बात है, एक जो बदलाव आया है, वो बदलाव आया है पत्रकारिता बिल्कुल सादी नहीं रही, वो एक साधन बन गया। वो सादी नहीं है। जब हम लोग पत्रकारिता में आए, मुझे एक बार प्रभात जोशी जी के साथ, आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्रभात जोशी जी जनसत्ता के संपादक हुआ करते थे। एक बार नैनीताल क्लब में हम लोगों की बैठक हो रही थी, तो उन्होंने केवल सादगी और साधन पर करीब 2 घंटे का लेक्चर दिया था। और ये भी आप विश्वास करिए कि जो हम लोगों का दौर था, जो पत्रकारिता का जो शुरुआती दौर था, जिसमें जगमोहन जी बता रहे थे, एक वो दौर था कि वो जो क्रांतिकारी पैदा हुए और उसके बाद जो दूसरा दौर आया 70 के बाद, आपातकाल के बाद का जो दौर आया, वो दौर बिल्कुल जनपक्षी पत्रकारिता का आया। और वो सारे लोग जितने भी पत्रकार हैं, मैक्सिमम जो भी पत्रकार हैं, जो 30-35 साल से जिन्होंने ज़्यादा पत्रकारिता कर ली है या जिन्होंने उत्तराखंड मूवमेंट को भी अगर कवर किया है, तो वो सारे के सारे पत्रकार एक जन आंदोलन से आए हुए थे। जन आंदोलन से आने वाला जो पत्रकार है और यूनिवर्सिटी से निकलने वाला जो पत्रकार है, जो मास कॉम या जो तमाम तरह की डिग्री हैं, ये जो निकलने का वो दौर वो है, उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा घालमेल है और बहुत ज़्यादा आज के दौर में पहचान का संकट है। हम बर्लिन में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी हमें सिद्धांतों की बात की गई, सैद्धांतिक पत्रकारिता की बात की गई, लेकिन धरातल पर, व्यवहारिक स्तर पर ये कुछ नहीं है। खैर, यही शब्द बहुत बोलना बहुत था। मैं पुनः मनता सिंह पदाधिकारी, मनता सिंह सम्मानित विद्युत जन, आप सभी मेरे साथियों और खासकर शोधार्थी से पुनः मैं, अगर मैंने कहीं अगर अपने शब्दों को बहुत ज़्यादा अगर मैं अतिरेक की तरफ ले गया, अतिरंजित करने की कोशिश किया, तो मैं मतलब मुझे थोड़ी देर से जब वक्ता बोलता तो मुझे माफ़ी मांगने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन क्योंकि वक्ता का भी धर्म है कि वो बोले, खुले तौर पर बोले, किसी को अच्छे लगे तो अच्छा है, किसी को नहीं लगे तो नहीं है। तो मैं पुनः पीपी जी का धन्यवाद और खासकर रयाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। और जाहिर है कि और शोधार्थियों से अनुरोध है कि वो थोड़ा सा जो दौर है उनके हाथ में आने वाला बहुत सी है। अगर शोधार्थी अगर थोड़ा सा अगर जनपद धरता की अगर वकालत करेंगे, अगर थोड़ा बहुत अगर काम करेंगे, तो हो सकता है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय बोल रहे थे, वो कहीं न कहीं व्यवहारिक तौर पर दिखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।